बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आपने देखा है कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है हमने अपनी रमज़ान सीरीज़ से रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक जो है उसको कवर करने की कोशिश की है। स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कौन सी ख़वातीन जो है वो रोज़े रख सकती हैं, कौन सी नहीं रख सकती, किस टाइम पे रखे जा सकते हैं, किस ट्राइमेस्टर में नहीं रखे जा सकते। अगर तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल को थोड़ा सा पीछे जाके विजिट कर लीजिए। आपको ऑलमोस्ट रमज़ान से रिलेटेड हर तरह के जो है डिटेल टॉपिक पे डिस्कशन मिलेगी। आज की वीडियो मैंने की है उन क्वेश्चंस पे जो कि आपने मुझे भेजे हैं रमज़ान से रिलेटेड, जिनको हर एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो के साथ जो है वो उसको एक्सप्रेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में इन 8-9 सवालों के जो है मैं आपको जवाब दे देती हूँ। जिसमें सबसे पहले तो बहुत से मुझे ये क्वेश्चंस आए हामला ख़वातीन के कि क्या हम मेहंदी लगा सकते हैं। तो इसके बारे में तो मैं आपको कुछ डिटेल्स इस तरह से शेयर करना चाहूँगी कि अगर तो आपकी डिलीवरी रमज़ान के फ़ौरन बाद है, डिलीवरी या सी सेक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो फिर तो आप मेहंदी अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर ऐसा आप सेकंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं तो फिर आप मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मेहंदी लगाएं, केमिकल वाली मेहंदी ना लगाएं। बिकॉज जो केमिकल वाली मेहंदी है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लैक और रेडिश कलर देती है, उससे हमने देखा है कि कई पेशेंट्स को रिएक्शन हो जाता है, उनकी स्किन एरप्शन हो जाती है, यहाँ तक कि इवन हाई ब्लड प्रेशर भी कुछ ख़वातीन को उस मेहंदी के बाद रिपोर्ट किया गया। पेशेंट्स को फिट्स पड़े और उनको गायनी ईआरस में आना पड़ा। यू नेवर नो कि आपकी बॉडी पे कोई केमिकल किस तरह से रिएक्ट करता है। चाहे प्रेगनेंसी से पहले आप वो यूज़ भी करती रहें, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, तो यू नेवर नो कि आपको उस केमिकल से आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर जाए। मेहंदी अगर तो आप ऑर्गेनिक लगाएंगे तो ज़रूर लगाएं, लेकिन नॉन ऑर्गेनिक या फिर केमिकल वाली मेहंदी जो है अवॉइड कीजिए। सेकंड ये है कि जी हमें तो ऑलरेडी यूटीआई रहता है, तो फिर हम रोज़ों में इसको किस तरह से कोप अप करें। तो मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल से ये बातें भी बता चुकी हूँ कि आपको अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। अफ्तारी से लेकर सहरी तक कम से कम आपको 12 से 14 ग्लास पानी पीना है अगर आप रोज़ा रख रही हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आ रही हैं कि आपके लिए रोज़ा सेफ़ है, आपके बच्चे के लिए रोज़ा सेफ़ है, तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि होने वाला बच्चा भी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपसे उसके बारे में भी सवाल किया जाएगा, तो हमें उसके लिए भी जो है विजिलेंट रहना है। लेकिन अगर साथ ही साथ आपको खुद से यूटीआईज़ का भी प्रॉब्लम रहता है तो फिर तो आपका फ्लूइड इंटेक जितना ज़्यादा होगा उतने यूटीआई के चांसेस कम होंगे। उसमें साथ में ये है कि अगर आप पानी नहीं पी सकते तो आप फ्लेवर्ड वाटर्स ले लें। जैसे कुछ मैं अपनी ड्रिंक्स बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, आप वो ड्रिंक्स बना के पी लें, स्पेसिफिकली ओआरएस पी लें। और वो ख़वातीन जिनके ऑलरेडी बच्चे का पानी कम है, जिनको ओलिगोहाइड्रोनियस है, उनके लिए तो अव्वल तो ये है कि प्लीज़ आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि जितना भी किया जाए अफ्तारी से लेकर सहरी तक आप इतना पानी नहीं पी सकते हैं कि अगर ऑलरेडी बच्चा कम पानी में सरवाइव कर रहा है तो ये पानी जो है उसको कॉम्पनसेट कर सके। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व्ड हैं, आप इन एनी केस रोज़ा रख रही हैं, तो प्लीज़ आप अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें। इसके अलावा ये है कि मुझे पूछा जा रहा है कि हमें ब्लड प्रेशर है, हमें शुगर है, हमारे खून की कमी पाई जाती है, तो हम क्या करें, क्या हम रोज़े रखें। तो इन सब सिचुएशंस में यही है कि आपकी जो डोजेजेस हैं, जो मेडिकेशंस हैं, वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती हैं। उनकी जो मिड डोजेज है अगर वो मिस हो जाती है तो उसका अफेक्ट जो है वो आपके बच्चे पे नेगेटिवली चला जाता है। आइडियली तो आपको इस चीज़ में रोज़ा नहीं रखना, लेकिन अगर आप रख रहे हैं तो मेडिकेशंस पे मैं बहुत स्ट्रेस करती हूँ कि अपनी मेडिकेशन की जो डोज है वो आपने प्रॉपरली लेनी है। हाउ टू रिड्यूस द एसिडिटी, तेज़ाबियत जो है वो तो चाहे आप हामला हैं या हामला नहीं हैं, जो हमारी रेगुलर रूटीन है सहरी या अफ्तारी की, तो तेज़ाबियत तो ज़रूर होती है। लेकिन एक हामला खातून के लिए तेज़ाबियत थोड़ा तंग करती है। ज़ाहिर है एक बच्चे का वेट होता है, यूट्रस का प्रेशर होता है, स्टमक ऑलरेडी जो है वो अपने साइज़ में कम हो चुका होता है, तो वो पेशेंट के लिए, हामला खातून के लिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और बुरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अगर तो आपको एसिडिटी होती है अफ्तारी के बाद या सहरी के बाद उठने में, तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप एक तो ये है कि फ़ौरन सहरी करके या अफ्तारी के बाद आप लेटना नहीं है।
कम से कम 15 से 20 मिनट की आप चहलकदमी करें। और जब आप लेटती हैं तो आप तकिया जो है वो ऊंचा रखें, आपके जो हेड का लेवल है वो बॉडी के साथ एक एंगल में होना चाहिए, ताकि आपके स्टमक में जो फूड है वो वापस आपके फूड पाइप में ना जा सके। सेकेंडली, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने लेफ़्ट साइड की करवट लेनी है। जब भी आप लेटें तो आप लेफ़्ट साइड की करवट लेके लेटें, क्योंकि जब आप लेफ़्ट साइड की करवट लेते हैं तो खाना जो है वो आपके फूड पाइप में नहीं आता, वो आपके गले में तेज़ाबियत और जलन नहीं करता, बिकॉज स्टमक का एंगल नेचुरली ऐसा बना होता है कि वो एसिड जो है वो स्टमक के अंदर कंटेन रहता है। लेकिन जब आप सीधे हाथ की करवट लेते हैं तो स्टमक की शेप इस तरह से आ जाती है कि वो सारा एसिड रिगर्ज होके आपके फूड पाइप की तरफ चला जाता है। और कोशिश करें कि अफ्तारी में बहुत ज़्यादा मसाला जात इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल लेस स्पाइसी खाने इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, दूध दही और लस्सी का इस्तेमाल करें और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स लें। खजूर के बारे में पूछा जाता है कि जी अफ्तारी में क्या हम खजूर खा सकते हैं हमल के दौरान? जी हाँ, आप खजूरें खा सकते हैं। आप 4 से 5 खजूरें जो हैं वो ज़रूर खा सकते हैं ऑल ओवर अ डे। हामला खातून के लिए खजूर एक कंप्लीट डाइट है, और अगर आपको मना किया जाता है तो प्लीज़ आप उनको मेरी वीडियोस दिखाइए। मैं खजूर एज अ डाइट जो है उस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो कर चुकी हूँ। एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं अपने पिछले बच्चे को दूध भी पिलाती हूँ, और मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हूँ, तो क्या मैं रोज़े रख सकती हूँ? तो इस सिचुएशन में तो मैं यही कहूँगी कि ऑलरेडी आपके अंदर से फ्लूइड भी जा रहा है, क्योंकि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, फिर आप एक नए बच्चे को भी जो है वो परवान चढ़ा रही हैं। तो आइडियली तो आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप रोज़ा रख रही हैं तो इसमें 2 सिचुएशंस हैं कि प्लीज़ आप अपने जिसको दूध पिला रही हैं आप उस बच्चे को दूध पिलाना छुड़वा दें। वैसे भी जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, अगर इतने कम गैप से प्रेगनेंसी हो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन जो हैं वो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो उस सिचुएशन में हम सबसे पहले उन्हें मना करते हैं कि आप पहले ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराएं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ऑलरेडी आपका कैल्शियम जो है उस दूध के थ्रू निकल रहा है। सेकेंडली, जब ब्रेस्ट स्टिमुलेशन होती है तो आपके यूट्रस में भी कंट्रैक्शंस आ सकती हैं, आपके मिस कैरेजेस हो सकते हैं अगर आप ऑलरेडी पिछले बच्चे को फीड करा रही हैं। अगर आप ड्यूरिंग रमज़ान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं और आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हैं, स्पेशली वो वाला अल्ट्रासाउंड जो कि 6 से 8 हफ्ते के दरमियान अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें आपके बच्चे के दिल की धड़कन चेक की जाती है, तो प्लीज़ फुल ब्लैडर के साथ जाएं। अगर आप रोज़े से हैं तो सुबह सहरी के बाद आपने यूरिन पास नहीं करना, आपने स्ट्रेट अवे अगर जाना है उठ के अल्ट्रासाउंड के लिए तो फिर आप फुल ब्लैडर के साथ जाएं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी ख़वातीन सहरी के बाद उठ के वॉशरूम से फारिग होके और फिर जब वो जाती हैं तो हमें उस वक़्त हार्ट बीट बहुत मुश्किल से मिलती है। हमें इस टाइम के अल्ट्रासाउंड के लिए आपका फुल ब्लैडर चाहिए, ताकि हम बच्चे की हार्ट बीट को लोकेट कर सकें। या फिर द अदर वे इसके फिर आप विजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर आप वो विजाइनल अल्ट्रासाउंड पे में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपका वाटर इनटेक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आई होप ये जो क्वेश्चन मुझे आपने भेजे थे मैंने आप इन सबको आंसर किया है। अगर मज़ीद भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। थैंक यू।